नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्समेंट क्लासेज में। पहले की वीडियो में हमने गुणनखंड टॉपिक के बारे में अध्ययन किया था। उसी के आगे हम आज घातांक टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर गुणनखंड टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ताकि हम जो गुणनखंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बचा हुआ हो हम उनको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकें। तो आज का टॉपिक हमारा घातांक रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम घातांक के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है अपना घातांक। घातांक जिसका अंग्रेजी नाम है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स। तो देखिए दोस्तों, आज हम ये जो घातांक टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि ये घातांक क्या जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से हल होते हैं और कैसे ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये जो घातांक शब्द है यहीं से ही शुरुआत करेंगे कि ये घातांक शब्द क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिखा घातांक। क्या लिखा दोस्तों? घातांक। अगर हम इसके टुकड़े करेंगे तो सबसे पहले आएगा क्या? घात प्लस अंक। इसका मतलब ये हुआ, घातांक जो टॉपिक है वो मतलब हुआ कि ये जो घातांक शब्द है इसका अर्थ हुआ घात प्लस अंक। यानी कि जो अंक है, यानी कि अपने पास में मान लो कि ये कोई अंक है 5, इसके ऊपर घात कितनी लगी हुई है, यानी कि 2 लगी हुई है या 3 लगी हुई है या 4 लगी हुई है। यानी कि जो भी अंक अपने पास होता है उसके ऊपर कितनी घात लगी हुई होती है, तो मतलब इसे कहेंगे क्या? घातांक कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपन अब तक ये करते आए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ कि हमने जैसे मान लो कि ये कोई 3 3 3 3, मैंने इनको कितनी बार जोड़ दिया? 4 बार। तो इसका उत्तर होगा 3 3 6 3 9 3 12। हमने ये क्या किया है? इनका योग किया है। तो देखिए दोस्तों, जब हम योग करते हैं तो इस नियम को तो कहते हैं योगफल का नियम। किसका नियम कहते हैं? योगफल का नियम। इसे हम कहेंगे योगफल का नियम। लेकिन हम जब ये जो अंक हैं उनको हम गुणा में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? गुणा में लिखते हैं। जैसे ये कोई अंक है 3, इसको हमने कितनी बार गुणा कर दिया? आपस में 4 बार गुणा किया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये तो है 3, और ये कितनी बार गुणा हुआ है? 1 2 3 और 4 बार। तो अपन क्या लगा देंगे यहाँ पर? 4 घात लगाएंगे। ये जो रूप बना है इसे हम कहेंगे घातांक रूप। क्या कहेंगे? घातांक रूप। और इसमें ये जो 3 है, ये जो 3 अंक है, हम उसे कहेंगे आधार। क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। अंग्रेजी में इसे कहते हैं बेस। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। और जो ये ऊपर लगा हुआ है हम इसे कहेंगे क्या? घात कहेंगे। यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है कि ये जो 3 है वो तो क्या है? आधार है, जिसे हम बेस बोलते हैं। और ये जो 4 है वो क्या है? 3 की क्या है? घात है। और घात कितनी है? 4 घात है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम घातांक का सॉल्यूशन। तो देखिए दोस्तों, ये घातांक की परिभाषा है कि यदि कोई संख्या, यानी कि कोई संख्या है, कितनी है? ए है, जो स्वयं के साथ निश्चित बार, यानी कि निश्चित बार मतलब n बार, यानी कि 1 बार भी हो सकती है, 2 बार भी हो सकती है या n बार भी हो सकती है, तो गुणा की जाती है, तो उस परिणाम के संक्षेप को क्या कहते हैं? अपने घातांक कहते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे कोई संख्या मान लो a ही मान लेते हैं हम। ये देखो, ये a मैंने गुणा कर दिया कितनी बार? 1 2 3 और 4। तो मैंने लिख दिया कितनी? a की पावर 4। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो a है, कोई अंक है, सॉरी, गुणा करते हैं अपन, तो मैं इसको कितनी बार कर देता हूं? n बार गुणा कर देता हूं। तो हम क्या लिखेंगे? a की पावर n। क्या लिखेंगे? a की पावर n। a की पावर n लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो a है वो तो क्या हुआ? इसका आधार। और ये n हुआ जो क्या कहते हैं उसे? घात।
इसी प्रकार इसमें ए क्या हुआ, आधार, और ये 4 क्या हो गया, ये हो गया इसका घात। तो देखिए दोस्तों, अपन यहाँ पर देखते हैं कि ये जो ए की पावर एन है, हम इसको पढ़ते हैं ए की घात एन, ए की घात एन। इसको कैसे पढ़ा जाता है, ए की घात एन पढ़ा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपको ये समझ में आई होगी परिभाषा कि कोई भी संख्या है जो स्वयं के साथ निश्चित बार गुणा होती है तो हम उस परिणाम के संक्षेप रूप में लिख लेते हैं। जैसे ये तो एक बड़ा रूप हो गया, अब हमने इसको संक्षेप रूप में लिख लिया इस तरीके से, तो इसे क्या कहेंगे, हम घातांक रूप कहते हैं। तो देखिए, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि कोई अंक है 5 है, कितना अंक है, 5। तो मैंने इस 5 अंक के ऊपर मैंने लिखा 2। 5 अंक के ऊपर मैंने कितने घात लगाई, 2 घात लगा दी। और एक इधर ले लेता हूं मैं, ये 3, इसके ऊपर मैंने घात लगाई कितनी, 3। इस प्रकार हम इसे क्या बोलेंगे कि ये 5 की घात 2, या हम क्या बोलेंगे, एक तो ये बोल सकते हैं 5 की घात कितनी है, 2, 5 की घात 2, और यहाँ पर आधार कितना है 5 और घात कितनी है 2। या हम बोल सकते हैं 5 का वर्ग, क्या बोलेंगे अपन, 5 का वर्ग। इसी प्रकार हम इसको कर सकते हैं, इसको या तो बोलेंगे 3 की घात 3, क्या बोलेंगे, 3 की घात 3, या हम इसको बोलेंगे 3 का घन, क्या बोलेंगे, 3 का घन। तो आपको यहाँ से कुछ समझ में आ रहा होगा कि जब घात 2 होती है तो हम उसको बोलते हैं वर्ग, और जब घात 3 होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, घन। तो हम इस प्रकार से भी इनको बोल सकते हैं। लेकिन जब ज्यादा से ज्यादा अंक हो जाए, जैसे मैं लिखता हूं 5 की पावर 25, तब हम इसको क्या बोलेंगे, 5 की घात 25। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 अंक है वो अपने आप में कितनी बार गुना है, 25 बार गुना है। तो दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब घातांक से जुड़े हुए कुछ नियम होते हैं, हम उन नियमों की सहायता से घातांक को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम कुछ घातांक के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, घातांक के नियम, अब पढ़ेंगे अपन घातांक के नियम। तो देखिए दोस्तों, घातांक के नियम पढ़ेंगे। तो घातांक के नियम में देखते हैं अपन, सबसे पहला नियम देखते हैं। घातांक में सबसे पहले नियम है घातांक के नियम। तो सबसे पहले अपन घातांक के नियम देखेंगे। उसमें चलो फर्स्ट चलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। सबसे पहले मैंने नियम लिखा कि a की घात कितनी है m और a की घात कितनी है n। मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, a की घात m प्लस n। अब देखिए दोस्तों, ये कैसे हुआ। तो देखिए, हम चलते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं a की घात m का मतलब हुआ कि यहाँ आधार कितना है, a, आधार कितना है, a, आधार a है, और घात कितनी है m। चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी आधार कितना है a, और घात कितनी है n। तो देखिए दोस्तों, अब हमने पहला नियम लिखा है कि a की घात m और a की घात n। यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ आधार a है और यहाँ भी आधार कितना है a है, और यहाँ घात m है और यहाँ घात कितनी है n है। तो देखिए दोस्तों, अपने पास यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ रहा है कि दोनों के जो आधार हैं वो समान हैं, और जो घातें हैं वो दोनों की अलग अलग हैं। तो एक नियम यहाँ से आता है कि आधार समान होता है। आधार क्या होता है, आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो घातें जुड़ जाती हैं।
दोस्तों अपन एक एक नियम को आसानी से समझते हुए आगे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक एक नियम समझेंगे अपन आराम आराम से कि ये कैसे होता है और ये कैसे आया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से रिजल्ट निकल के आया कि जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर माना कि 5 की घात 3 गुणा किया 5 की घात 4 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपने को आधार इसका भी कितना है 5 और इसका भी कितना है आधार 5। तो देखिए मैंने बताया था कि आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 5 और इनकी घातें कितनी है 3 और 4, इनको क्या कर दूंगा मैं जोड़ दूंगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि 5 की यहाँ आधार क्या है समान है, तो ये जो घातें होती हैं वो क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। तो देखो यहाँ पर 3 थी तो 3 प्लस का चिन्ह लगा दिया 4, यानी कि आधार समान है तो घाते को जोड़ दिया। तो घात कितनी होगी 3 और 4 कितनी हो गई 5 की घात 7। तो यहाँ से हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पहला नियम अपने ये पढ़ा है कि जब आधार समान होता है, क्या होता है आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 3 की घात 12 सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 3 की घात 5। ठीक है दोस्तों, सब मैंने एक एग्जांपल लिया 3 की घात 12 और दूसरा लिया गुणा 3 की घात 5। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इधर। वो एग्जांपल लिया मैंने 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 9। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर आधार कितना है 3 है और घात कितनी है 12 है। यहाँ पर आधार कितना है 3 है और घात कितनी है 5 है। तो देखिए मैंने बताया था कि आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान है तो हम क्या लिख देंगे 3 और घातों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 12 और 5 17। देखो 3 की घात 17। तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार हम इसे करेंगे। तो आधार कितना है 5 है और आधार दोनों में समान है तो घातों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 5 7 और 9 16। तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये पहला नियम आपके लिए हो गया। देखिए चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरे नियम की ओर चलते हैं। जो दूसरा नियम है वो है कि a की घात m बटा a की घात n। इसका मतलब ये हुआ a की घात m-n। तो देखिए दोस्तों, अब दूसरा नियम ये है कि आधार देखो यहाँ पर भी a है, आधार यहाँ पर भी कितना है a है और यहाँ पर भी आधार कितना है n है, लेकिन इनकी घातें इसकी m घात है और इसकी कितनी घात है n घात है। देखो हमने पहले इन दोनों को क्या किया था गुणा किया था और अब क्या करेंगे इन दोनों का भाग देंगे। लेकिन जब हम दोनों को भाग देंगे तो क्या आएगा a की घात m-n। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आधार हैं वो दोनों के समान है और भाग में है, तो ये जो नीचे वाला n है वो ऊपर जाके किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि -n बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिया 5 की घात 9 बटे 5 की घात 7। 5 की घात 9 बटे 5 की घात 7 ले लिया। तो क्या करेंगे ये जो 5 की घात 9 है इसको ये ऊपर जाएगी तो किस में बदल जाएगी 5 की घात -7 में बदल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या सीखा था कि जब आधार समान होते हैं और बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। तो देखिए मैं जोड़ देता हूँ इनको 9 प्लस और यहाँ पर साइन किसका है -7 तो -7 लिख देता हूँ। ये हो गया 5 9 -7 आंसर कितना आ गया 5 की घात 2। इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। तो दूसरा नियम ये हो गया कि a की घात m बटा a की घात n बराबर होता है a की घात m-n। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले अपने को एक चीज सीखनी थी वो हम भूल गए, लेकिन अब हम उसको सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पर कि a की घात m 1 बटा a की घात m है। इसका मतलब ये हुआ कि a की घात -m। तो यहाँ पर
में ये जो हमने जो नियम है तीसरा, उसमें क्या है कि 1/a⁴ m, 1/a⁴ कितनी है, m है। तो वो जो ये घातांक है ये ऊपर जाएगा, तो ये जो m की घात प्लस की है यहाँ पर, जो m की घात किसकी है यहाँ पर, प्लस की है, वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर जाएगी, तो किसकी बन जाएगी, -m बन जाएगी। या हम इसका विपरीत भी कर सकते हैं, या a⁻m बराबर लिख सकते हैं अपन 1/a⁻m, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए, मैं लिख लेता हूँ 7�9, क्या लिख लेता हूँ मैं, 7�9। तो ये जो 7�9 है, यहाँ पर घात कितनी है, प्लस की है। अब अपन इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 7⁻9, मतलब ये जो घात है वो प्लस की है और ऊपर जाएगी तो किस में बदल जाएगी, माइनस में बदल जाती है। तो दोस्तों हमारा तीसरा नियम ये हो गया। तो देखिए दोस्तों, घातांक से संबंधित कुछ नियम है यहाँ पर, एक वो देखते हैं कि मैं यहाँ पर -a⁻m, और ये जो माइनस है यहाँ पर -a है, और ये जो माइनस है वो मैंने कहाँ लिख दिया, बाहर लिख दिया। तो ये दोनों क्या होंगे, डज नॉट इक्वल टू, मतलब दोनों क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। कब नहीं होंगे बराबर, जब m क्या होगी, एक सम संख्या है, चाहे वो सम संख्या धनात्मक भी हो सकती है चाहे ऋणात्मक भी हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब m बराबर सम संख्या होगी तब ये रिजल्ट अपने पास जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। और जब ये -a⁻m बराबर -a⁻m, ये जो माइनस है वो बाहर निकाल लिया, ये कब होगा, जब m एक विषम संख्या होगी। तो चलिए देखते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मैंने लिख दिया -5 सम संख्या का लेना है, तो सबसे पहले लेंगे -5⁴। फिर मैंने ये माइनस तो बाहर रख दिया और ये 5 की घात लिख दिया, कितना, 4 लिख दिया। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए, हम कुछ रिजल्ट हैं वो हमेशा अप्लाई होते हैं, जैसे प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे, तो अपने पास क्या आएगा, प्लस ही प्राप्त होगा। और जब हम प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कौन सा आएगा, माइनस का ही आएगा। और या तो माइनस पहले हो या प्लस बाद में हो, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, माइनस आएगा। और एक चीज और है, यहाँ पर भी माइनस हो और यहाँ पर भी माइनस हो, यानी कि माइनस को माइनस से गुणा करने पर अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, अपने पास प्लस आएगा। ये रिजल्ट हमेशा लागू होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने इनको साइड में लिख दिया है। यहाँ पर है -5⁴। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आधार है वो तो है -5, और यहाँ पर जो आधार है वो है 5। तो देखिए, -5⁴ का मतलब है कि ये जो -5 है आपस में कितने बार गुणा हो रहा है, 4 बार गुणा हो रहा है। ये देखिए, -5 और -5 आपस में कितनी बार गुणे हो रहे हैं, 4 बार। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ इसको हल करते हैं, और यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह तो पहले ही लगा हुआ है, और ये 5⁴ का मतलब है कि 5 अपने आप में कितनी बार गुणा है, 4 बार गुणा है। तो देखिए, कर देते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख दिया मैंने दोस्तों। ये माइनस पहले ही है, कोष्टक से बाहर है। अब देखो, मैंने बताया कि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस आएगा। फिर प्लस हो गया यहाँ तक, फिर प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस आएगा। फिर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अपने पास प्लस प्राप्त होगा। अब देखो, इनको गुणा करें, 55 25 25 पंजे 125, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 625। अब यहाँ पर देखते हैं अपन, ये माइनस का कोष्टक से पहले लगा हुआ है, तो हम कोष्टक से पहले लगा देंगे। अब देखिए आगे, 55 25 25 पंजे 125, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 625। तो देखिए, यहाँ पर हमें प्लस के 625 प्राप्त हो रहे हैं और यहाँ पर माइनस के 625 प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो दोनों रिजल्ट हैं वो आपस में क्या होंगे, समान नहीं होंगे। यही हमने बात यहाँ ऊपर लिखी है कि m अगर सम संख्या है वो चाहे धनात्मक में हो सकती है चाहे ऋणात्मक में हो सकती है। तो ये जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो हमें
बराबर प्राप्त नहीं होगा। तो इस उदाहरण से आपको समझ में आया होगा। अब एक उदाहरण इसका लेते हैं अपन, देखिए आगे। अब हम लेंगे कि ये जो m है वो कौन सी संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। तो मैं ले लेता हूं कि -3 और एक ले लेता हूं मैं माइनस बाहर है 3 की घात कितनी 3। यहाँ पर ये जो मतलब जो आधार है वो कितना है -3 है, और जो घात है वो कितनी है 3 है। यहाँ पर ये जो माइनस है वो ब्रैकेट से बाहर लगा हुआ है, और जो ये आधार है वो 3 है, और जो घात है वो भी कितनी है 3 है। मतलब ये 3 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। अब विषम संख्या है और कौन सी है, धनात्मक है। चलिए इसको करते हैं मल्टीप्लाई। -3 को हमने किया, -3 को हमने 3 बार क्या कर दिया, गुणा कर दिया। और इधर ये माइनस पहले लगा हुआ है, और कोष्टक में 3 को 3 बार गुणा करना है। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो घात लगी होती है उसका मतलब ये होता है कि ये जो आधार है वो अपने आप में इस घात के बराबर तक गुणा होता है। तो देखिए कर लेते हैं, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस, और 3 तिये 9, 9 तिये 27 प्राप्त हुआ अपने पास। और यहाँ पर माइनस पहले से ही है, तो 3 तिये 9, 9 तिये 27। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी -27 और यहाँ पर भी -27, मतलब ये जो रिजल्ट आया वो क्या है अपने पास बराबर है। तो इन दो उदाहरणों से आपको समझ में आ गया होगा कि जब आधार तो समान होती हैं, यानी कि -1 की घात m, और ये जो माइनस बाहर आता है और m क्या होती है, जो घात लगी होती है वो सम संख्या है, तब तो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। और ये जब m विषम संख्या होता है तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो दोस्तों घातांक से जुड़े हुए कुछ नियम थे वो हमने आपको समझा दिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये घातांक के जो नियम बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो देखिए दोस्तों, घातांक से जुड़ी हुई ये जो क्लास थी, हमने इसमें घातांक के नियमों के बारे में अध्ययन किया है, और आगे आने वाली क्लासों में हम इससे जुड़े हुए कुछ सवाल होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद।